यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट। ड्यूरिंग कपल्सन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। कपल्सन के समय मतलब जब मेल और फीमेल की आपस में मीटिंग होती है उस समय जो है वो सीमेन जो है रिलीज्ड होता है। किससे रिलीज होता है? पेनिस से। और किस में जाता है? वजाइना में जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। The motile sperm swim rapidly pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. ये जो मोटाइल स्पर्म होता है, स्पर्म का नेचर कैसा होता है? स्पर्म मोटाइल होता है। तो स्पर्म जो है इजीली पास होता है किससे? सर्विक्स से। सर्विक्स से किस में जाता है? यूट्रस में जाता है। यूट्रस में आने के बाद वो किस में जाता है? एम्पलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन में आता है। क्या आता है यहाँ पे? क्या क्या आया यहाँ पे? मोटाइल स्पर्म जो है एम्पलरी रीजन में आके पहुंच गया। उसके बाद द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी। अब ये जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से वो भी जो है एम्पलरी रीजन में आके पहुंचता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। मेन जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन में होता है। तो जब एम्पलरी रीजन में जो है ओवम और स्पर्म दोनों ही एक साथ पहुंचते हैं तभी वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, नहीं तो प्रेगनेंसी का कोई भी केस नहीं देखने को मिलता। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म दोनों ही एक साथ किसमें पहुंचेंगे? एम्पलरी रीजन में पहुंचेंगे। यही कारण है कि हर कपल्सन के समय जो है कोई भी फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना प्लिसूडा लेयर ऑफ द ओवम। ओवम की एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है, जैसे ये क्या है? ओवम है। ये ओवम की कौन सी लेयर है? जोना प्लिसूडा लेयर है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है? जोना प्लिसूडा लेयर के कांटेक्ट में आता है ओवम के। एंड इंक्लूड द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। जोना प्लेसूडा लेयर के बारे में इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो जोना प्लेसूडा लेयर का क्या काम करता है? ये ओवम की एक ऐसी लेयर होती है जो एडिशनल स्पर्म को इंटर नहीं करने देती है। दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इसी वजह से एक ही स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज कर पाता है। The secretion of acrosome help in the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona plucida and the plasma membrane. एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम इंजाइम सिक्रीट करता है और ये इंजाइम क्या करता है? हेल्प करता है ताकि ईजिली जो है स्पर्म इंटर कर जाए किसमें? ओवम के साइटोप्लाज्म में और आके जोना प्लेसूडा लेयर की कांटेक्ट में आ जाए। जैसे ये ओवम है, इससे आके स्पर्म में एक स्पर्म अटैच हुआ, तुरंत ये लेयर बन जाती है। और अगर दो स्पर्म एक साथ मतलब बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं, एक साथ आके ओवम से अटैच होते हैं तभी ट्विंस की कंडीशन देखने को मिलती है, नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से बहुत ही रेयर कंडीशन में क्या होता है? बहुत ही रेयर कंडीशन में ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दो स्पर्म जब एक साथ ही आके ओवम से अटैच होंगे तभी ट्विंस की कंडीशन देखने को मिलती है, नहीं तो एक स्पर्म के अटैचमेंट के बाद जो जोना प्लेसूडा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division in an unequal and result to the formation of second polar body and haploid ovum. फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है? जब सेकेंडरी oocyte के अंदर पहला meiotic डिवीजन होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। और इसी सेकेंडरी oocyte के अंदर जब सेकेंड meiotic डिवीजन होता है और अनइक्वल रिजल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी या फिर एंड द हैप्लॉइड ओवम भी हम बोल सकते हैं। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. जब स्पर्म जो है ओवम से आके अटैच हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब फ्यूजन होने के बाद कौन सी चीज बनती है? जिसका नाम है जाइगोट। वन हैज अ मेम्ब्रेन that the sex of the baby have to decided at this stage itself. और इसी जाइगोटिक स्टेज में जो है बेबी के सेक्स को भी डिटरमाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है अब हम देखते हैं। जैसे फीमेल के पास क्या होता है? XX
मेल के पास क्या होता है, मेल के पास एक्स वाई कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एक्स 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 वाई एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिजल्ट क्या आ रहे हैं गर्ल्स के, दो क्या आ रहे हैं बॉयज़ के। मतलब 50% चांसेस होते हैं बॉयज़ के, 50% चांसेस किसके होते हैं, गर्ल्स के। तो यहाँ पे लिखा 50% ऑफ द स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम वाइल द 50% कैरी द वाई। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, the zygote would carry to XX or XY depending on whether the sperm carry the X and Y fertilized the ovum. The zygote carry XX would depend upon the female. मतलब अगर XX कंडीशन है तो फीमेल, XY कंडीशन है तो क्या होगा, मेल होगा। दैट इज़ वाई मतलब साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया है कि बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, फादर ना कि मदर। क्योंकि मदर के पास तो एक्स एक्स है, फादर के पास एक्स वाई, दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम हैं, तो यही डिटरमाइन करता, मदर डिटरमाइन नहीं करता। तो यहाँ पे जब फ्यूज़न होता है दोनों के बीच में तो 50% चांसेस होते हैं गर्ल्स के और 50% चांसेस किसके होते हैं, बॉयज़ के। अब जाइगोट बन चुका है, अब वो जाइगोट मूव करके कहाँ जाता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। द माइटोटिक डिवीजन start as the zygote move through the isthmus of the oviduct called the cleavage toward the uterus। अब माइटोटिक डिवीजन होगा, किस में माइटोटिक डिवीजन होगा, जाइगोट। जाइगोट मूव करके किस में आता है, इस्थमस में आता है, वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद वो इस्थमस में किस में जाता है, ओविडक्ट में जाता है, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लीवेज। अगर कोई पूछे व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है, जब कंटिन्यूअस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और यही जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है, किसके अंदर करता है, इस्थमस के अंदर करता है, उसी प्रोसेस को क्लीवेज बोलते हैं। और क्या करेगा, जैसे डिवाइड करेगा तो 2 4 8 16 इस तरीके से क्या करेगा, बहुत सारे नंबर्स ऑफ डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। और इसी डॉटर सेल को क्या बोला जाता है, इसी डॉटर सेल को जो है ब्लास्टोमियर बोलते हैं। द एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो जैसे 1 2 3 4 ऐसे 2 4 8 सेल्स फॉर्मेशन हुआ है, तो यही 8 to 16 ब्लास्टोमियर को क्या बोला जाता है, मोरूला। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया, यहाँ पे क्या है, एक ओवम है। अब इस ओवम से आके स्पर्म क्या किया, अटैच किया। देखो यहाँ पे एक स्पर्म इंटर कर दिया ओवम के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर किसका हुआ, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 8 सेल्स बनती हैं। उसके बाद 16 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर एक लेयर बन जाती है और उस लेयर को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और इसके अंदर एक और लेयर बनती है, उसे बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट। और अंदर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं इनर सेल मास। तो यहाँ पे जब एम्ब्रियो जो है 8 to 16 ब्लास्टोमियर, मतलब 8 ये सेल है और 16 ये है, तो 8 से 16 ब्लास्टोमियर को क्या बोला जाता है, मोरूला बोला जाता है। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब मोरूला के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होगा और वो किस में चेंज होता है, ब्लास्टोसिस्ट में। और वो मूव करेगा किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ। द ब्लास्टोमियर इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, आर अरेंज इनटू द आउटर लेयर। ब्लास्टोसिस्ट एक और लेयर बना लेती है, उस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट। और इसी ट्रोपोब्लास्ट से बहुत सारी अंदर किस तरह क्या होती है, सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इनर ग्रुप ऑफ सेल बन जाती हैं। उस सेल को बोला जाता है इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट differentiated and the embryo. After the attachment, the uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst. अब यूट्रस की जो सेल होगी वो डिवाइड करेगी और उस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। और यही ब्लास्टोसिस्ट किससे जाके अटैच होता है, यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है जिससे बुलाता है एंडोमेट्रियम वॉल। इस एंडोमेट्रियम वॉल से जब जाके ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होगा तभी वो लेडी प्रेग्नेंट होगी, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है, कहाँ पे, ट्रोपोब्लास्ट पे। उसे क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और इसी कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, बहुत सारी यूट्रस की टिश्यू से सराउंडेड होगा। और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होगा, मैटरनल ब्लड, मदर का ब्लड भी प्रेजेंट होगा। The chorionic villi and uterine tissue become indigested with each other and jointly form structure and functional unit between the developing embryo.
अब यही जो कोरियोनिक विलाई है, यूट्राइन टिश्यू है, दोनों कैसे हो जाएंगे, इनडाइजेस्टिव, दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो और मदर की बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनती है, उसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, प्लेसेंटा बोलते हैं। द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन फुलफिल करता है, प्लेसेंटा करता है। जैसे ऑक्सीजन के सप्लाई में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई में हेल्प करता है और साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल क्या करता है, जो बेबी प्रोड्यूस करता है उन सबको ये रिमूव करता है। तो प्लेसेंटा बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल भी करता है और साथ साथ में जो उसकी अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं उन सबको बॉडी से रिमूव भी कर देता है। प्लेसेंटा कनेक्टेड कैसे होता है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्ब्रिकल कॉर्ड। एम्ब्रियो से मदर की बॉडी तक प्लेसेंटा का कनेक्शन होता है, किसकी हेल्प से होता है, अम्ब्रिकल कॉर्ड की हेल्प से होता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट, प्लेसेंटा जो है इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, मतलब ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है। अब प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसे हम एचसीजी बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेजन जिसे हम एचपीएल बोलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा तो पहले तो बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करता है, दूसरा काम क्या करता है, वो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प होते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, और ये रिलैक्सिन हार्मोन किससे सिक्रीट होता है, ओवरी से सिक्रीट होता है। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और लेटर फेज प्रेगनेंसी के बाद एक और हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी से, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, उस हार्मोन को रिलैक्सिन हार्मोन बोला जाता है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL and relaxin are produced in the woman only pregnancy. प्रेगनेंसी के समय ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा इंक्रीज। और भी मतलब ये सारे तो हार्मोन प्रेगनेंसी के समय तो प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ में कुछ और ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, किसके अंदर, मदर की बॉडी के अंदर। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनमें हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन होने के बाद द इनर सेल मासेस, जो बेबी का इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होता है और बहुत सारी लेयर का फॉर्मेशन करता है। बेबी का जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होगा और क्या करेगा, 3 लेयर बनाता है। कौन कौन सी लेयर, एक होती आउटर लेयर, उसे बोला जाता है इक्टोडर्म, और इनर लेयर को बोला जाता है इंडोडर्म, और जो अंदर वाली मिडिल लेयर होती है, मतलब ये इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर बनती है, उसे बोला जाता है म्यूजोडर्म। तीनों लेयर का काम क्या होता है, ये तीनों लेयर जो है डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, साथ साथ में इन्हें जो है स्टेम सेल भी बोला जाता है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज द ऑल द टिश्यू एंड द ऑर्गन। ये तीनों लेयर मिलकर बेबी के डेवलपमेंट, जैसे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, लेग का फॉर्मेशन होता है, और जो हेयर्स ग्रोथ होती है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सब जो डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये इक्टोडर्म, इंडोडर्म, म्यूजोडर्म, ये तीनों मिलकर हेल्प करते हैं उसमें। What are the major feature of embryonic development at the various month of pregnancy? अब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। वुमेन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर द 9 मंथ। अब इस 9 मंथ में जो है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में कैसे बेबी का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी मे भी पूछा जा सकता है। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ, ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है।
जो कि फर्स्ट साइन होता है, ये बताता है कि हाँ बेबी की ग्रोथ हो रही है। किससे पता चलता है? स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, हार्ट के साउंड को केयरफुली लिसन किया जाता है, इससे पता चलता है हाँ बेबी की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि 1 मंथ के बाद हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अब जैसे जैसे सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी खत्म होती है, फीटस का जो है लिम्ब और उसके जो हाथ पैर होते हैं वो सब बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लिम्ब का फॉर्मेशन हुआ, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन हो गया, ये सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंसेस ऑफ हेयर ऑन द हेड, अब पहला मूवमेंट बेबी का कब शो होता है, और साथ साथ में जो है उसके हेड पे हेयर्स भी ग्रो होते हैं, और वो कौन सा मंथ होता है, 5th मंथ में। तो अगर पूछा जाएगा 1 नंबर में या किसी 2 नंबर में पूछ लिया गया कि बेबी किस मंथ में मूवमेंट शो करता है, तो किस मंथ में करता है, 5th मंथ में करता है। और जैसे जैसे 24 वीक मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की एंड होते होते बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे हेयर से कवर हो जाती है, आईलेट सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस का फॉर्मेशन होता है। 9 मंथ आते आते बेबी पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप हो गया फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी। तो फर्स्ट मंथ में क्या हो गया, हार्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसे केयरफुली लिसन किया था बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, इससे पता चलता है कि हाँ वो लेडी प्रेग्नेंट है। उसके बाद जो है बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ खत्म होते होते क्या होता है, लिम्फ और डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है। और 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एंडिंग के बाद क्या होता है, लिम्फ और जेनाइटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। और फीटस का जो फर्स्ट मूवमेंट होता है, फीटस अपना फर्स्ट मूवमेंट किस मंथ में शो करता है, 5th मंथ में शो करता है। 24 मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की एंडिंग तक बेबी की पूरी बॉडी जो होती है हेयर से कवर हो जाती है, आईलेट सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे 9 मंथ आते आते बेबी फुली डेवलप हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी फॉर द फीटस। नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जितने मंथ मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, जो टाइम लैग होता है जिसमें बेबी डेवलप कर रहा है, उसी पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और वो कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज द डिलीवरी ऑफ द फीटर। अब यूट्रस में क्या होगा, विग्रस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे ईजिली जो है फीटस की डिलीवरी हो जाती है, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signal for the parturition originate from a fully developed fetus and placenta, which induce a mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। मतलब अब ये जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, जैसे न्यूरॉन और जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी से सिक्रीट होते हैं और वो क्या करते हैं, पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब डिलीवरी में हेल्प करते हैं। तो फीटस भी क्या शो कर रहा है, मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फीटस भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, उसे बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। और कौन सा हार्मोन मदर की बॉडी से सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन जो है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है जिससे ईजिली जो है फीटस की डिलीवरी हो जाती है, विच इन टर्न टू stimulate the further secretion of oxytocin. The simultaneously reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue, resulting in the strong and stronger contraction। मतलब जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। दिस लेड टू एक्सपोजर ऑफ द बेबी, जिससे जो है ईजिली बेबी जो है बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल किसे बोलते हैं, वजाइना, ताकि बर्थ कैनाल से ईजिली जो है बेबी की डिलीवरी हो सके, जिसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। और अगर उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है मैटरनल बॉडी से, तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो है मदर को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद लैक्टेशन क्या होता है, द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल undergo the differentiation during pregnancy and start producing the milk toward the end of pregnancy। अब जो मैमरी ग्लैंड है
प्रेगनेंसी होने के बाद स्टार्ट मतलब मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद कहाँ से, मैमरी ग्लैंड से। उस प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टेशन। दिस हेल्प इन मदर इन फीडिंग, जिससे मदर क्या करती है, अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीड करती है। और मदर की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, उसके मिल्क में जो है कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी को जो है फीड कराने की एडवाइस दी जाती है ताकि उनके अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो। फीडिंग to a breast during the initial period of the infant growth and recommended by the doctor for bringing a healthy बेबी। तो मदर की मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। और अगर एंटीबॉडी की बात करें तो कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है, जो क्या करती है, हेल्प करती है, बेबी को प्रिवेंट करती है ताकि बेबी के अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो सके। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, पार्चुरेशन लैक्टेशन कैसे होता है। तो हमने इस पूरे चैप्टर को जो है पूरे 7 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।